ऑलराइट, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अब ये है ये डायग्राम कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ये देखो, इट इज़ केपेबल, www की बात हो रही है। इट इज़ केपेबल ऑफ वर्किंग विद द हेल्प ऑफ HTML, HTTP, वेब सर्वर एंड वेब ब्राउज़र, a repository of information available in the form of this. Because of this, all the computers in the world are connected to each other. ठीक है। फर्स्ट यूज़, पहला यूज़ किसने किया था www? ये टिम बर्नर्स ली ने किया था इन 1989 एट द CERN लेबोरेटरी। तो टिम बर्नर्स ली का नाम इम्पॉर्टेंट है और ये साल इम्पॉर्टेंट है, 1989। He was in the CERN laboratory and he was the first to use www, टिम बर्नर्स-ली। अब ये देखो क्या है कि इंटरनेट और www के बीच फ़र्क क्या होता है। use of TCP/IP protocol by internet while use of HTTP protocol by www, and fees payable to internet service provider for internet usage while free facility is available through www। ये वाला पॉइंट बेकार है इधर, राइट वाला। ये अच्छा है कि TCP/IP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना अनिवार्य है अगर आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़, HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना अनिवार्य है अगर आपको www का इस्तेमाल करना है। तो एक ये पॉइंट हो गया। देन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या होता है? यूनिक न्यूमेरिक एड्रेस टू आइडेंटिफाई ईच डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी सेम IP एड्रेस ऑफ एनी टू कंप्यूटर्स। ऑब्टेनिंग IP एड्रेस टू ऑफ ईच कंप्यूटर बाय, तो ये प्रदान कौन करता है? एक यूनिक IP एड्रेस टू एवरी यूनिक डिवाइस कनेक्टेड विद द इंटरनेट। तो ये काम होता है ISP का। नाउ लेट्स गो टू द 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। तो ऊपर से देखें या नीचे से? तो चलो एक चीज़ तो याद हो गई। देखो जीवन में सबसे निचले स्तर के प्लेजर्स तुम्हारे होते हैं, द वन विच आर फिजिकल, राइट। तो इस तरह से याद रख सकते हो कि सबसे नीचे कौन सी लेयर आती है? फिजिकल लेयर आती है, राइट। और फिर उसके ऊपर जब आदमी थोड़ा जीवन में थोड़ा समय आता है तो फिर उसके लिए जानकारी एंड नॉलेज, विच इज़ नथिंग बट डेटा, राइट, दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट above the physical requirements. So the data link layer has to come right above the physical layer. तो ये दो याद हो गए। और सिर्फ तुम्हारे डेटा जो तुम्हारे पास रिपोजिटरी ऑफ डेटा पड़ा हुआ है, it's of no use unless you develop certain contacts which are in need of that sort of data and you can actually get paid. So you have to make a network of people who are in search of the data that you have stored. तो ये हो गया तीसरा लेयर। तो ये बॉटम 3 हमने बताया। अब जैसे नेटवर्क हो गया, अब मान लो तुम्हें कोई ऐसा मिल जाता है आदमी, one such person from your contact or your network is interested in the data that you have stored in your repository, then what will you do? You'll transfer or transport that data, right? And you can get paid. तो the fourth layer is the transport layer. तो अब तुमने बॉटम की 4 layers तुमने देख लिया, ठीक है। Now let's go to the top 3. Top 3 में क्या है कि there's an application, there's presentation and then session. तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सभी के लास्ट में ION आ रहा है, ठीक है, IO, जबकि जो नीचे की 4 लेयर्स हैं उनमें द सफिक्स इज़ नॉट ION। तो हो गया याद। द टॉप 1 इज़ एप्लीकेशन एंड देन द सेकंड टॉप इज़ presentation एंड द थर्ड वन इज़ सेशन। अब इसमें थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। कहने को ये 7th है, बट एक्चुअली दिस इज़ द वन एट द टॉप। This is the one which is considered the highest layer, and it provides the interface between the actual application and the other layers as it presents closer to the end user। ये क्या लिखा हुआ है छोड़ो उसको, बस इतना याद रखो कि ये हो गया एप्लीकेशन। और फिर उसके बाद आती है the 6th layer is the presentation, right? The 6th layer, that is the presentation, is used for encryption and decryption of data for data compression। तो यहाँ तुम्हें 2 कीवर्ड्स याद रखने हैं। 2 कीवर्ड्स क्या रखने हैं? देखो यहाँ पे जो टॉप मोस्ट हाईएस्ट लेयर थी, दैट वाज द एप्लीकेशन लेयर, राइट, एंड इट प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन द एक्चुअल एप्लीकेशन एंड द अदर लेयर्स। तो ये आसान हो गया याद। उसके नीचे जो आता है दैट इज़ प्रेजेंटेशन। वहाँ पे क्या काम हो रहा है? वहाँ पे हो रहा है इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड डेटा कॉम्प्रेशन। ये हो गया प्रेजेंटेशन लेयर में। फिर आता है सेशन लेयर। उसमें क्या काम होता है? Availing a session between 2 devices when an error occurs in data transmission. The 5th number layer is used to retransmit by availing a session between 2 devices when an error occurred in the data transmission. तो ये लाइन याद रख लो, availing a session between 2 devices when an error occurs during data transmission. तो that is the job of the session layer। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट है 4th। ये डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करने के लिए 2 कंप्यूटर्स के बीच।
फिर उसके ऊपर उसके नीचे नेटवर्क लेयर है, द थर्ड फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन बाय स्विचिंग एंड राउटिंग। तो यहाँ पे स्विचिंग एंड राउटिंग कीवर्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है ये। फिर उसके नीचे डेटा लिंक है, तो इसमें तुम्हारा इट इज़ द सेकेंड लेयर विद 2 सब लेयर्स। डेटा लिंक लेयर में 2 सब लेयर्स होती हैं, एक मैक और एक LLC, लॉजिक लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल, एंड यूज टू डिकोड एंड एनकोड डेटा पैकेट्स। तो यहाँ पे देखो डिकोडिंग एंड एनकोडिंग ये कहाँ हो रहा है, ये डेटा लिंक लेयर में हो रहा है, जबकि तुम्हारा एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ये कहाँ पे हो रहा है, ये मेरे ख्याल से कहाँ हो रहा है, प्रेजेंटेशन नहीं, हाँ प्रेजेंटेशन लेयर में हो रहा है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एंड कंप्रेशन, ठीक है। और एनकोडिंग डिकोडिंग तुम्हारा डेटा लिंक लेयर में हो रहा है। और जो फिजिकल लेयर है दैट इज़ द बॉटम मोस्ट, द लोएस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सच एज वोल्टेज, डेटा रेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, वोल्टेज एक्सेट्रा। तो एक बार फिर से बता देना, देखो सबसे पहले मैं एक जनरल क्रोनोलॉजी मतलब ऑर्डर बता दे रहा हूँ, पूरा सीक्वेंस। सो इसको मैं 2 टुकड़े में याद किया हूँ। सबसे नीचे यानी बॉटम मोस्ट होता है तुम्हारा फिजिकल लेयर, और क्या काम करता है भाई, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है कि नहीं, वोल्टेज वगैरह देखता है, ठीक है। उसके ऊपर तुम्हारा होता है डेटा लिंक लेयर, और उसका काम होता है सिंपली, एक्चुअली उसमें 2 सब लेयर्स होती हैं, एक लॉजिक लिंक कंट्रोल और एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और क्या बोलते हैं, डेटा लिंक लेयर में एनकोडिंग और डिकोडिंग होती है, राइट। उसके बाद तुम्हारा डेटा लिंक लेयर के ऊपर नेटवर्क लेयर आता है, और नेटवर्क लेयर में स्विचिंग एंड राउटिंग होगा एज द नेम सजेस्ट। नेटवर्क लेयर के बाद तुम्हारा ट्रांसपोर्ट लेयर आता है, वहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ डेटा पैकेट्स का काम होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ डेटा पैकेट्स बाय कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 कंप्यूटर्स, ठीक है, दैट इज़ व्हाट ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये तुम्हारी बॉटम की 4 लेयर्स हो गई, राइट। अब उसके ऊपर वैसे ट्रांसपोर्ट के ऊपर देखा जाए तो सेशन आता है, उसके ऊपर सेशन आता है, और वहाँ पे तुम्हारा अवेलेबिलिटी ऑफ सेशन ड्यूरिंग एरोनियस ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स इन वाइल ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो ये काम होता है सेशन लेयर का, अवेलिंग ए सेशन बिटवीन 2 डिवाइसेस व्हेन एन एरर अकर्स ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन। तो ये सेशन लेयर हो गया, ठीक है। अब उसके ऊपर फिर तुम्हारा प्रेजेंटेशन लेयर होता है, जो कि तुम्हारा एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन और कंप्रेशन करता है, और टॉप में तुम्हारा एप्लीकेशन लेयर होता है। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा OSI मॉडल। नाउ की टिप्स फॉर द OSI मॉडल, देयर इज़ अ रेफरेंस मॉडल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन 2 यूजर्स। फुल फॉर्म ऑफ OSI इज़ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये याद कर लो। ईच लेयर इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर लेयर, बट ट्रांसमिशन ऑफ डेटा मस्ट बी डन अमंग ईच अदर। अब ठीक है, वो टॉपिक ख़त्म। अब ये क्या है, देखो फुल फॉर्म्स, एटलीस्ट फुल फॉर्म्स तो देख लो, या लैंग्वेजेस विच आर यूज्ड ऑन द www प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये तो हमको पता है, एडमैक्स इसका फुल फॉर्म ही पूछ सकता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और पर्सनल होम पेज, PHP का फुल फॉर्म पूछ सकता है, पर्सनल होम पेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप, या हाँ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और फिर XHTML भी होता है, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नाउ अब इसमें इट कंटेन्स द फीचर्स ऑफ बोथ XML एज वेल एज HTML। बाय द वे, अगर इसका याद कर रहे हो तो इसका भी फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और JavaScript is a scripting software language developed by Sun Microsystems company in which there is less need to write instructions. तो ये भी used in creating web pages, and advantage होता है JavaScript ने, there is less need to write instructions या codes, ठीक है। तो personal home pages full form of PHP, extensible markup languages XML, XHTML बता दिए, फिर HTML बता दिए, और इसके बाद है ये क्या है, ये सब छोड़ो, हाइपरलिंक पता है क्या होता है। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं IP एड्रेस वगैरह की। तो देखो, अगर हम सिर्फ टाइप्स ऑफ IP एड्रेस देखें तो एक होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक, ठीक है। बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्जन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अब वर्जन्स में एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। V4 में क्या होता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर द यूज़ ऑफ 32-bit नंबर्स फॉर एड्रेस, और जबकि जो तुम्हारा IPv6 होता है उसमें 128-bit नंबर फॉर एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे सेमी कोलन और यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल होता है। तो जहाँ डॉट होता है वो 32-bit के रूप में एड्रेस स्टोर होता है, जहाँ पे सेमी कोलन दैट इज़ IPv6, और वहाँ पे 128-bit। नाउ अब चूँकि वी आर टॉकिंग अबाउट IPv4 दैट इज़ 32-bit नंबर फॉर एड्रेस, तो वहाँ पे 0 से 255 के बीच ही होगा,
एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 173, 225, 0 एंड 14, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ IPv4। तो इसमें एवरी इंडिविजुअल संख्या इज़ काइंड ऑफ डिसकनेक्टेड विद द अदर वन यूजिंग अ डॉट, और उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 255 ही है, राइट। एंड देन वी हैव दिस 8 ये IPv6 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो सेमीकोलन भी लग रहे हैं, और यहाँ पे 128 बिट तो ठीक है, वो हम याद कर चुके हैं। यहाँ पे क्या है कि 8 सेट्स ऑफ 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, तो यहाँ पे जैसे 4 सेट हैं, 4 सेट ऑफ हाँ 4 सेट हैं, तो यहाँ पे 8 सेट होते हैं, तो यहाँ 8 सेट होते हैं, और ईच सेट में हेक्साडेसिमल 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे देखो 4 डिजिट्स हैं, दीज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल, अगेन 4 डिजिट्स हेक्साडेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल 0 से 16 तक जाता है, बट आई थिंक आफ्टर 8 या 7 मेरे ख्याल इट स्टार्ट्स विद ए, नहीं 8 के बाद होता है, तो 0 से 8 तक तुम्हारा डेसिमल सिस्टम, फिर उसके बाद ए, तो दैट इज़ हेक्साडेसिमल, राइट। तो ये हो गया। अब फिर से बता दे रहे हैं एक बार जल्दी से, यहाँ पे 0 से 255 है, 3 डिजिट्स के रूप में लिखा जाता है, एंड देयर इज़ 4 सेट्स 1 2 3 4, और 32 बिट के रूप में इस्तेमाल होता है 0 से 255, और इसमें डॉट से सेपरेट करते हैं, जबकि IPv6 में सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं। देयर आर 8 सेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट्स ऑफ where each set has 4 hexadecimal digits, right, and they are separated using a semicolon, and तो यहाँ पे 128 बिट का इस्तेमाल होता है एड्रेस स्टोरेज के लिए। ये हो गया IPv4 और V6। इसके बाद अब ये जो हम बात कर रहे थे कि क्लासेस ऑफ IP एड्रेस, इसमें जो देखो इसमें क्लास A तुम्हारा होता है यूज्ड फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ 8 बिट। अब इसमें हमने बताया था 32 होता है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ 8 बिट के लिए क्लास A होता है, ठीक है। लास्ट 3 पार्ट्स फॉर होस्ट पार्ट होता है। अब जैसे इसमें रेंज होती है 1 से लेके 127 क्लास A, ठीक है, 1 से लेके 127। फिर क्लास B की अगर बात करें तो ये 128 से 191, ये सवाल यहीं पे बनता है। तो क्लास B तुम्हारा फर्स्ट 2 पार्ट्स के लिए होता है, यानी कि 16 बिट, यूज्ड फॉर मीडियम साइज नेटवर्क, ठीक है। 128 से 191 तक रेंज होती है इसकी। फिर क्लास C में तुम्हारा अब 192 से 223 होता है, और फर्स्ट 3 पार्ट्स के लिए होता है, यानी कि 24 बिट। और फिर लास्ट में तुम्हारा क्लास D होता है, दैट इज़ नहीं ये हाँ, फिर ये जो क्लास D होता है इट इज़ रिजर्व्ड फॉर मल्टी कास्टिंग एप्लीकेशन। इसका रेंज होता है 224 से 239। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शनल स्पेशल क्लास इंसर्टेड इन बिटवीन। और फिर लास्ट वाला जो होता है वो 240 से लेके ये फ्यूचर यूज़ के लिए रिज़र्व किया गया है, ठीक है। IP एड्रेस रेंजिंग फ्रॉम 240, ठीक है। तो क्लास C तो फ्यूचर यूज़ के लिए किया गया है, 240 से 245 इसकी रेंज होती है, ठीक है। तो इसकी रेंज अगर ऐसे देखें तो 240.0.0.0 से 255, 255, 255, 255 इस तरह से, राइट। तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। तो सवाल ये पूछ सकता है कि मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन के लिए कौन सा क्लास है, तो क्लास D है। और उसका ये भी पूछ सकता है रेंज, सो 224 से 239, 240 से 245 तुम्हारा क्लास E है फॉर फ्यूचर यूज़, और क्लास A तुम्हारा फर्स्ट पार्ट ऑफ एड्रेस के लिए होता है 0 to 127 8 बिट के लिए। फिर क्लास B तुम्हारा सेकंड पार्ट ऑफ द एड्रेस के लिए होता है 128 से लेके आई थिंक 191, हाँ, फर्स्ट 2 पार्ट्स के लिए होता है। और फिर क्लास C 191 से लेके 223 तक होता है, 192 से 223 फर्स्ट 3 पार्ट्स के लिए, और सभी एक 8 बिट की होती हैं। फिर क्लास D तुम्हारा स्पेशल मल्टीकास्टिंग के लिए होता है 224 से 239, और क्लास E मैंने बता दिया। तो ये हो गया IP के क्लासेस। फिर IPv4 IPv6 भी बता दिया, OSI लेयर भी बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब एक चीज़ होती है ये डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। देखो एक होता है जैसे हम लोग देखते हैं .gov.in, तो .in जो है हमारा, इसको क्या बोलोगे तुम, उसी तरह से कई अन्य देशों का होता है। जैसे कभी प्रॉक्सी वगैरह चलाए होगे तो डेनमार्क का सर्वर यूज़ किए होगे तो .de लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली जोग्राफिकल डोमेन अनदर नेम होता है, कंट्री कोड, ठीक है। एंड दिस इज़ द टॉप मोस्ट लेवल डोमेन, राइट। फिर सेकंड नंबर पे तुम्हारा आता है नॉन जोग्राफिक। तो नॉन जोग्राफिक में फिर एक लेवल नीचे आता है कंट्री लेवल डोमेन से। तो इसमें तुम्हारा .co फॉर कंपनी,
.gov फॉर गवर्नमेंट, .mil मिलिट्री के लिए, .com कमर्शियल, ये .int इंटरनेशनल के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .net नेटवर्किंग के लिए, .educational के लिए। तो ये कंट्री कोड के जस्ट नीचे आता है राइट। फिर उसके बाद तुम्हारा ये आता है, उसके बाद कहीं जाके तुम्हारा .com वगैरह आता है, ठीक है। और .com के भी फिर अंदर जाओगे तो फिर तुम्हारा IP एड्रेस वगैरह ये सब जिसके बारे में अभी पिछली टॉपिक में हम बात कर रहे थे। सो इट स्टार्ट्स विद द कंट्री कोड, देन गोज़ टू द ऑर्गेनाइजेशनल कोड, नॉट ऑर्गेनाइजेशनल, लाइक द सेक्टर कोड कह सकते हो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसको नॉन जोग्राफिक डोमेन बोलते हैं, या टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं, या जेनेरिक डोमेन भी बोलते हैं। जबकि इसको हम बोल रहे थे क्या बोल रहे थे, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। सो एट द टॉप यू हैव कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, देन सिंपली जेनेरिक डोमेन या टॉप लेवल डोमेन। फिर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन आता है, जैसे .com हो गया, ठीक है। और फिर तुम्हारा IP, राइट। देन मूविंग ऑन, अब ये URL क्या होता है, देखो, यूज्ड इन टाइपिंग इनटू वेब ब्राउज़र, से इसका फुल फॉर्म ही पूछते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। इसके अलावा हाँ ये पूछ सकते हो कि इसका टॉप लेवल डोमेन, तुमने ये लास्ट में बताया, ये होता है डोमेन नेम। गूगल को तुमने डोमेन नेम, इसको टॉप लेवल डोमेन नेम बोल दिया। और ये होता है सब डोमेन, मतलब प्रोटोकॉल। और ये इस पूरे को क्या बोलोगे, URL। तो बस इतना ही है इम्पोर्टेंट। फिर हाँ ये कुछ वेब ब्राउज़र्स हैं, जैसे कई बार इस पे भी पूछ सकता है कि कौन सा ब्राउज़र कौन से कंट्री का है, तो या कौन से मैन्युफैक्चरर का है, ठीक है। तो देखो, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है, अब तो खैर ये ऑब्सोलीट होता जा रहा है, हो ही गया है लगभग। तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ा हुआ मिलता था। इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन द ईयर 1995। गूगल, ये आया था 2008 में, गूगल क्रोम, ठीक है। और ये सभी आजकल एंड्रॉयड, एप्पल, सब पे चल रहा है। मोजिला तो ये 2002 में बना था, और ये मोजिला कॉरपोरेशन एक अलग है। इट वाज अ फ्री ब्राउज़र फॉर विंडोज़, लिनक्स एंड मैकिन्टोश, तो ये भी तो है फ्री। IE एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी फ्री है। अब ये जो है ना, ये UC ब्राउज़र, ये चाइना का है, चाइना मोबाइल कंपनी UC वेब। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, UC ब्राउज़र इनमें से कौन से देश का है, लिख देगा US, इंडिया, रशिया, तो तुम चाइना, तो तुम्हें चाइना ही पिक करना पड़ेगा। देन एक और आया था Yandex, मेरा गलत हुआ था एक बार, इसमें है ही नहीं। Yandex मेरे ख्याल से रशिया का है। नेटस्केप, विच वॉज डेवलप्ड बाय नेटस्केप, या 1990s मेरे ख्याल से, बहुत पुराना है। फिर लिंक्स नहीं है, ये लिनक्स होता है मेरे ख्याल से, लिंक्स है ये, LYNX, तो ये भी पुराना है, ठीक है। ओपेरा 1995, फ्लॉक, तो बस एग्जांपल नाम याद रखो, जैसे LYNX एक नया मुझे पता चला, फ्लॉक भी एक नया पता चला। फ्लॉक इज़ ऑल्सो अ नेम ऑफ अ ब्राउज़र, just like Opera, Lynx, and Netscape. Now Safari also know one of the earlier web browsers of Macintosh systems. UC ब्राउज़र भी चाइना का है। इसके अलावा अच्छा, Yandex एक सर्च इंजन था। एनीवेज, तो अब सर्च इंजन कैसे काम करते हैं, पहले ये कुछ नाम देख लो। जैसे गूगल हो गया, एक गूगल अपने आप में एक सर्च है, सर्च इंजन। याहू होता है, ask.com भी होता है, ऑर्कुट, अब तो ये नहीं है, अल्टा विस्टा। कुछ एग्जाम्पल्स थे, यूज़ ऑफ सर्च इंजन टू द डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन इन द सर्च बॉक्स बाय द रेलेवेंट कीवर्ड, ठीक है। अब इसमें दो प्रोसेस होते हैं सर्च इंजन के, एक होता है क्रॉलिंग, एक होता है इंडेक्सिंग। अब आंतरिक क्या होता है, एक्सप्लेनेशन छोड़ो, बट पढ़ लो एक बार। स्कैन्स द आर्टिकल ऑन अ वेबसाइट with the help of crawler or spider by using the keywords typed by the user. When the information is received, indexing is returned. If information is not received, the crawler scans on going to the next page by the link of another web page. So that is crawling. फिर indexing होता है use of database to store crawled data. मतलब use of database to store crawled data. The function of the database is to store the copy of a scanned web page by crawler. The work of ranking and retrieval starts after indexing, ठीक है। तो ranking and retrieval final step होता है। After indexing many websites displayed on the user's screen, user can open any of the displayed websites by clicking as per his wish. तो 3 steps जो होते हैं तुम्हारे search engine process में, it starts with crawling, then indexing, and then ranking and retrieving, right? अब कुछ network security की बात कर लेते हैं। अब ये जहाँ तक हमको पढ़ तो चुके हैं, अब आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें बस शॉर्टकट्स और वगैरह पूछता है, तो पहले ये देख लो, ये सब सवाल इस पे आते हैं। टाइटल बार, मेन्यू बार, फाइल में क्या क्या होता है, एडिट में क्या क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ शॉर्टकट्स हैं, ये इस पे आते हैं सवाल। फिर ये बोल्ड और ये सब एडिट करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आके ये करते हैं। ओके,
तो ये थोड़ा सा रह गया एम एस वर्ड में. सो एम एस वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम विद ऑल द फीचर्स दैट हेल्प्स इन क्रिएटिंग वर्किंग ऑन डॉक्यूमेंट्स. अब देखो इसमें खोल ही लेते हैं एम एस वर्ड है ना ये. इसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर ब्लैंक डॉक्यूमेंट में देखो ये क्या है. इसमें ये वाली जो है मतलब फाइल, होम, पेन्स, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ये सबको क्या बोलते हैं. यहाँ लिखा हुआ है कि लोकेटेड एट द टॉप ऑफ स्क्रीन ऑन और द डॉक्यूमेंट विंडो. अब जैसे कंपोनेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट विंडो देखो, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो, हेल्प, ये तो होता ही है. बाकी जो नए एडिशंस आते हैं उसमें और भी आ सकता है, बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मतलब हेल्प होता है और विंडोज़ होता है, विंडो होता है नॉट विंडोज़. तो और टूल्स भी मैंने कई बार देखा है, टूल्स होता है. देखो ना यहाँ पे टूल्स है, कहाँ गया, व्यू है. मेरे ख्याल से ये एडवांस वर्जन वाला है. तुम वर्ड पैड खोलो, इसमें देखो फाइल, होम, व्यू है. ठीक है, ये क्या है. फिर से देखो यहाँ पे क्या है कि फाइल, एडिट, व्यू. फाइल, एडिट, व्यू है. फाइल, होम, व्यू क्यों लिखा है. अच्छा चलो, होम शायद मैंने बंद कर रखा था. ठीक है, और व्यू में तुम्हारा ये सब आ रहा है. ठीक है, तो ठीक है. तो अब ये देखो क्या क्या तुम्हें मेन्यू बार पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन द मेन्यू. अब तो तुम्हें पता होना चाहिए मेन्यू बार में क्या क्या होता है. देखो टूल्स होता है, हेल्प होता है, फाइल होता है, एडिट होता है, व्यू होता है. फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स, हेल्प, और क्या होएगा. तो फाइल, एडिट, व्यू हो गया. ठीक है, और टूल्स हो गया, हेल्प हो गया, विंडो भी होता है. तो तुम्हें विंडो, टेबल और इंसर्ट, फॉर्मेट, विंडो, टेबल, ये तुम्हें अलग से याद करना पड़ेगा. विंडो, टेबल, इंसर्ट, फॉर्मेट. ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम. ये तो जो नए 4 याद रखने हैं, विंडो, टेबल, इंसर्ट, फॉर्मेट. इनके अलावा जो याद है फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स, हेल्प, विंडो. तो ये सब के सब, ये जो लिखे हुए हैं 11 आइटम्स, ये सब के सब क्या हैं, ये दीज आर पार्ट्स ऑफ द मेन्यू बार. ठीक है, दीज आर पार्ट्स ऑफ द मेन्यू बार. देन अब डॉक्यूमेंट विंडो क्या होता है. इसमें टाइटल बार, मेन्यू बार, रूलर, टॉप मार्जिन, डॉक्यूमेंट व्यू, बटन्स, स्टैंडर्ड टूल बार, टेक्स्ट एरिया टाइप, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार. तो कंपोनेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट विंडो. अब यहाँ देखो डॉक्यूमेंट विंडो कहाँ है, इसको बंद करो और फिर से एम एस वर्ड खोलो. इसमें इसको क्लोज करो और अब देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट विंडो कहाँ है. फाइल हो गया. वैसे यहाँ डिज़ाइन, लेआउट, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू भी है. तो जो हम क्या बोल रहे थे, मेन्यू बार में इतनी सारी और एक्स्ट्रा चीज़ होती हैं. ये मेन्यू बार ही तो है. क्या है ये, वैसे पता नहीं चल पा रहा है. एनीवे, सो अब डॉक्यूमेंट विंडो में क्या है, टाइटल बार, मेन्यू बार, रूलर, टॉप मार्जिन. कहीं दिख रहा है तुम्हें रूलर, टॉप मार्जिन. ये मेरे ख्याल से, एक सेकंड यहाँ पे आओ. ये देखो, इस डायग्राम को देखो. कहीं डायग्राम अगर बनाओ, ये देखो फीचर्स ऑफ एम एस वर्ड. नाउ लेट अस रीड मोर अबाउट द फीचर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ एम एस वर्ड डॉक फाइल इन डिटेल. तो ये फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज, लेआउट. सबसे पहले देखो ये होम है, फिर इंसर्ट है, डिज़ाइन, पेज, लेआउट, रेफरेंसेस, रिव्यू. ठीक है, तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये कलेक्टिवली किस मेन्यू में आते हैं, यहाँ भी नहीं लिखा है. The image given below shows different elements and categories which are available in MS Word. File, home, insert, page layout, review, mailings. ये कुछ नया मैंने देखा था, review, view. ठीक है, इसके अलावा insert, tools, table. ठीक है, ये भी था. तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हो गया मेन्यू बार. फिर डॉक्यूमेंट विंडो में क्या क्या होता है. डॉक्यूमेंट विंडो में देखो स्टैंडर्ड टूल बार, टेक्स्ट एरिया टाइप, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार. तो ये दोनों याद हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार. फिर होता है टॉप मार्जिन और व्यू बटन्स, ये होता है. चलो आगे देखते हैं. अब फाइल वाले ड्रॉप डाउन में क्या क्या खुल के आता है ये तो हमको पता है. प्रिंट होता है, प्रिंट प्रीव्यू भी होता है. एडिट वाले में क्या क्या खुल के आता है, ये एडिट में अंडू, कॉपी, पेस्ट. तो कॉपी पेस्ट एडिट में खुलता है. ठीक है, ना कि फाइल में. फाइल में प्रिंट प्रीव्यू एक याद रख सकते हो. प्रिंट प्रीव्यू कहाँ पे होता है, फाइल में होता है. फिर कॉपी पेस्ट तुम्हारा एडिट में होता है. सेलेक्ट ऑल, फाइंड एंड रिप्लेस, ये पूछ सकता है. फाइंड एंड रिप्लेस कहाँ पे मिलेगा, तो एडिट ड्रॉप डाउन वाले में मिलेगा. ठीक है, और एक चीज़ और है, गो टू, मूव्स द कर्सर टू अ पर्टिकुलर पेज सेक्शन ऑफ बुक मार्क. ये भी डायरेक्टली कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है कि गो टू जो होता है वो कहाँ मिलता है, तो एडिट में मिलता है.
तो फाइंड, रिप्लेस, कॉपी पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, कॉपी पेस्ट, गो टू, ये सब एडिट में एडिट ड्रॉप डाउन में मिलेगा। फिर कुछ शॉर्टकट्स हैं, इनको तो रटा होना चाहिए। जैसे कुछ हमको पता है, ऑलरेडी पता है, जैसे कंट्रोल ए टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, कंट्रोल बी एक्सप्रेस सेलेक्ट टेक्स्ट इन बोल्ड, कंट्रोल सी इज़ कॉपिंग, कंट्रोल डी इज़ टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो ये याद रखो। फिर कंट्रोल ई होता है टू प्लेस सेलेक्टेड टेक्स्ट इन सेंटर ऑफ द पेज। अच्छा, सेंटर फॉर्मेटिंग होता है, ये करके भी देखो ना। ये खोलो, क्या बोलते हैं, वर्ड, हाँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में कुछ भी यहाँ लिख दो, ठीक है। और फिर अभी अब देखा था कि कंट्रोल डी जो होता है वो क्या कर रहा था, कंट्रोल डी से तुम्हारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल रहा था। कंट्रोल डी जब हमने बताया तो फॉन्ट के बारे में जितने भी चेंजेस कर सकते हो वो वाला बॉक्स खुल जाएगा, फॉन्ट बॉक्स, ठीक है। फिर कंट्रोल ई जब हम कर रहे थे तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो जा रहा था, ठीक है, ये, एंड दिस इज़ कॉल्ड सेंटर, कंट्रोल ई, सेंटर योर कंटेंट ऑन द पेज, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। इसके अलावा और क्या यहाँ पे, तो कंट्रोल डी और कंट्रोल ई हमने इंपॉर्टेंट था देख लिया। कंट्रोल एफ से टू फाइंड अ स्पेसिफिक वर्ड, ठीक है। कंट्रोल जी टू ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स। गो टू कब इस्तेमाल करते हैं, जब इफ़ द डॉक्यूमेंट फाइल इज़ मेड ऑफ मेनी पेजेस एंड वी हैव टू गो टू अ स्पेसिफिक पेज डायरेक्टली, तो देखते हैं। हालांकि दिस कैन बी फाउंड इन द एडिट ड्रॉप डाउन में भी ये मिलता है, यहाँ पे गो टू, ठीक है, एडिट, बट यहाँ पे लिखा है कंट्रोल जी एक उसका शॉर्टकट होता है। वैसे पहले हम देख लेते हैं कि एडिट कहाँ गया। एडिट तो यहाँ दिख नहीं रहा है, पेन्स, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, व्यू, तो एडिट तो दिख नहीं रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो छोड़ो। फिर यहाँ पे डायरेक्टली उससे करते हैं, कंट्रोल जी से गो टू, तो ये वी कैन गो टू एनी सेक्शन, वी कैन गो टू एनी लाइन और पेज। सो वो किससे हो रहा है, कंट्रोल जी से, राइट। तो कंट्रोल जी वाला भी देख लिया। कंट्रोल एच से क्या होता है, टू ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स ओपन अ प्री एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे ये है चाइल्ड साइकोलॉजी का एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब अगर हमको इस पूरे डॉक्यूमेंट में कोई एक पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस कर देना है एट ऑल द ऑकरेंस, जहाँ जहाँ लिखा हो वो, तो कंट्रोल एच लिखेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे, जैसे द वर्ड साइकोलॉजी, ठीक है, और वी साइकोलॉजी लिख के, अब ये जितनी भी जगह साइकोलॉजी लिखा है वहाँ पे ये हाईलाइट कर दिया। अब उन सभी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। मान लो जैसे स्पेलिंग हम चेंज कर सकते हैं, साइकोलॉजी लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल हो जाएगा। तो 14 जगहों पे ये रिप्लेस हो गया, एंड दैट इज़ डन थ्रू कंट्रोल जी। तो ये बहुत हैंडी टूल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें देखी। देखो पहले ये देख लो, आसान सा है। कंट्रोल ओपन स्क्वायर ब्रैकेट से तुम्हारा फॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होता है। कंट्रोल क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट से तुम्हारा फॉन्ट साइज़ 1 यूनिट से इंक्रीज़ होता है। कंट्रोल स्पेस से रिमूव एनी फॉर्मेटिंग दैट हैज़ डन इन द सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो कंट्रोल रिमूव एनी फॉर्मेटिंग दैट हैज़ बीन डन इन द सेलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब जैसे ये है, अब ये मैंने पूरा बोल्ड से लिखा है, और चाइल्डहुड वाला भी देख लेते हैं। तो इतने सेलेक्टेड टेक्स्ट में मैंने कुछ जगह बोल्ड से लिखा है, कुछ जगह अंडरलाइन से लिखा है, कुछ जगह बोल्ड से नहीं लिखा है। तो अगर हम लोग को सारी जगह को ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग को हटा देना है, तो क्या कंट्रोल स्पेस से हो जाएगा? वो कंट्रोल स्पेस किया और सारा हट गया, देखा, कंट्रोल स्पेस किया और सारा हट गया। हालांकि वी कैन अनडू दैट क्योंकि ये नोट्स हमारे इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, तो ये किससे हुआ था? कंट्रोल स्पेस से। तो ये भी बहुत अच्छा हैंडी टूल था, ठीक है। कंट्रोल एंटर से क्या होएगा? पेज ब्रेक इनटू द वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब नेक्स्ट न्यू पेज पे चले जाओगे कंट्रोल एंटर से। एंटर्स दबाओगे तो तब तो तुम नई लाइन पे जाते हो ना, ठीक है। कंट्रोल जेड ऑलरेडी पता है। कंट्रोल डब्ल्यू से टू क्लोज द ओपन डॉक्यूमेंट्स इन द एम एस वर्ड, ठीक है। कंट्रोल एक्स टू कट और कंट्रोल वाई टू रीडू, ठीक है। तो अगर जेड अंडू है तो वाई रीडू है, और कंट्रोल एक्स टू कट, ये तो पता ही है तुम्हें। कंट्रोल डब्ल्यू से तुम बंद करते हो पर्टिकुलर ओपन डॉक्यूमेंट। कंट्रोल वी टू पेस्ट होता है, ये भी पता है। कंट्रोल यू भी पता है अंडरलाइन के लिए, ठीक है। कंट्रोल टी टू अप्लाई हैंगिंग इंडेंट टू ए पैराग्राफ। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? कंट्रोल टी, जैसे इसमें कोई पैराग्राफ सेलेक्ट करो, फॉर इंस्टेंस ये वाला कर लेते हैं, और कंट्रोल टी कर दो तुम। अच्छा, हैंगिंग इंडेंट मतलब ये होता है, मतलब एक लाइन के आगे नेक्स्ट न्यू लाइन जो आती है वो थोड़ा सा
पिछली वाली लाइन के अंदर समाएगी, दैट इज़ कॉल्ड हैंगिंग इंडेंटिंग एंड दैट इज़ डन थ्रू कंट्रोल टी। ठीक, तो ये हो गया। तो ये कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंटेशन होता है, कंट्रोल एस से तो सेव हो जाता है, कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट होता है, और कंट्रोल ई से तो मैंने देखा था सेंटर में अलाइन होता है, और कंट्रोल डी से क्या होता था, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल एफ पता है, कंट्रोल जी से गो टू होता है, कंट्रोल एच से टू रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आ जाता है, कंट्रोल आई से टू एक्सप्रेस द सेलेक्ट वर्ड इन इटैलिक तो पता है, कंट्रोल जे टू जस्टिफाई द सेलेक्टेड पैराग्राफ। मतलब जस्टिफाई मतलब क्या होता है, जैसे सेलेक्टेड है, कंट्रोल जे दबाया तो जस्टिफाई मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन। जस्टिफाई टेक्स्ट गिव्स योर डॉक्यूमेंट क्लीन क्रिस्प एजेस सो इट लुक्स मोर। अब जैसे ये लाइन मैंने यहाँ पे ख़त्म हो गई। अच्छा, तो जस्टिफाई टेक्स्ट मतलब एक होता है सेंटर अलाइनमेंट और एक होता है जस्टिफाइड। तो सेंटर अलाइनमेंट से भी अच्छा होता है जस्टिफाइड, ठीक है, ये याद रख लो, राइट। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या देखे थे। कंट्रोल ए पता है हमको, कंट्रोल बी भी पता है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल डी से तुम्हारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल ई से सेंटर लाइन, ठीक है, कंट्रोल एफ से फाइंड कर लिया, जी से गो टू चले गए, कंट्रोल एच से क्या होता है, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, मतलब एक ही बार में कोई पर्टिकुलर वर्ड हर जगह रिप्लेस करना हो तो फिर ऐसे होएगा। फिर कंट्रोल आई तो पता है इटैलिक के लिए, और कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए होता है। अब कंट्रोल के टू ऐड हाइपर लिंक ऑन द पेज, ठीक है, ये भी अच्छा है हाइपर लिंक। और कंट्रोल एल और कंट्रोल आर ये लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट के लिए होता है, जस्ट लाइक कंट्रोल जे इज फॉर जस्टिफाइड एंड कंट्रोल ई फॉर सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल एम से होता है टू शिफ्ट टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पेज। अब ये इसका क्या मतलब है देख करके देखो, बिकॉज डोंट कन्फ्यूज दिस विद हैंगिंग इंडेंटेशन, तो टी से होता है। तो एक होता है हैंगिंग इंडेंटेशन दैट इज़ कंट्रोल टी, वेर एज ये तुम्हारा है क्या, टू अलाइन टेक्स्ट टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द पेज, तो एल से होता है, के से हाइपरलिंक होता है, जे से जस्टिफाई। कंट्रोल एम से क्या है, टू शिफ्ट द टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पेज, लेफ्ट से राइट में ले जाना, किससे, कंट्रोल एम से। जैसे ये लेफ्ट में लिखा हुआ है, हम चाहते हैं इसको, तो ये जितनी बार करोगे वो राइट में चला जाएगा। अच्छा, राइट, ठीक है, तो बिल्कुल राइट में खिसकता जाएगा। तो ये हो गया कंट्रोल एम से, काफ़ी ये इंटरेस्टिंग है। कंट्रोल एम से टू शिफ्ट द टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसी का उल्टा भी होना चाहिए, बट एनीवेज कंट्रोल एम से तुम्हारा राइट में खिसकेगा। एन से न्यू फाइल होता है, ओ से तुम्हारा टू ओपन द सेव्ड डॉक्यूमेंट, कंट्रोल पी से प्रिंट, कंट्रोल क्यू से सेलेक्टेड लाइन और टेक्स्ट इज अलाइन लेफ्ट ऑन द पेज। ये भी एम का उल्टा हो जाता है, जैसे ये बोलो। अब जैसे ये वाली लाइन, इसको हम अगर कंट्रोल एल कर दें तो ये तो ऑलरेडी एल में है, ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाता है। बट कंट्रोल एम इज़ समथिंग डिफरेंट, ठीक है, वो बिल्कुल ही चिपकाते चला जाता है राइट में, राइट। तो ये हो गया, तो ये कॉलम ख़त्म हो गया। फिर कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, वी से पेस्ट होता है, डब्ल्यू से क्लोजिंग दी ओपन डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल वाई रीडू, कंट्रोल जेड अनडू। ये ओपन स्क्वायर ब्रैकेट से तुम्हारा घटता है, डिक्रीज द फॉन्ट साइज, एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट से इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज। कंट्रोल स्पेस से क्या होता है, भूल गया, हाँ, रिमूव एनी फॉर्मेटिंग, रिमूविंग द फॉर्मेटिंग। कंट्रोल एंटर से होता है पेज ब्रेक, मतलब नए पेज पे जाओगे। फिर कंट्रोल होम से होता है फर्स्ट लाइन बिफोर द फर्स्ट लेटर गोज टू द टॉप कर्सर ऑफ द फर्स्ट पेज। ये नहीं समझ में आया, कंट्रोल होम देख लो। अब जैसे फर्स्ट पेज पे जाओ और कंट्रोल, अभी कर्सर मान लो यहाँ पे है कर्सर, फिर कंट्रोल होम करोगे तो कहाँ गया कर्सर, अच्छा इधर आ गया। तो अगर तुम सिंपली होम भी अगर कर देते, अच्छा मान लो सेकंड पेज पे हो तुम, यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 पे, और तुम चाहते हो कर्सर तुम्हारा बिल्कुल ही डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ जाए, तो कंट्रोल होम करोगे तो आ जाएगा। जबकि अगर सिर्फ होम करोगे तो लाइन की बिगनिंग में जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया कंट्रोल होम। वही चीज़ है कंट्रोल एंड गोज टू द बॉटम लास्ट लाइन आफ्टर लास्ट लेटर ऑफ द लास्ट पेज। फिर कंट्रोल F10 क्या है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द डॉक्यूमेंट। जैसे ये खोला मैंने, कंट्रोल F10 कर, मिनिमाइज हो गया और मैक्सिमाइज हो गया, ठीक है, कंट्रोल F10, राइट। देन वी हैव, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट था, कंट्रोल शिफ्ट डी, अप्लाई डबल अंडरलाइन ऑन सेलेक्टेड टेक्स्ट, ये भी अच्छा है, मुझे पहली बार पता चल रहा है। कंट्रोल फिर शिफ्ट ऑल्ट टी टू ऐड द करंट टाइम ऑफ द सिस्टम। शिफ्ट ऑल्ट टी, ये कैसा है, शिफ्ट ऑल्ट टी, यहाँ पे टाइम आ गया, वाह ये अच्छा है। शिफ्ट ऑल्ट टी से तुम्हारा टाइम आ जाता है, शिफ्ट ऑल्ट टी। और एक और था कंट्रोल F10 से मिनिमाइज मैक्सिमाइज, और ये था शिफ्ट ऑल्ट टी, शिफ्ट ऑल्ट टी, राइट, दैट इज़ SAT, सैट से तुम्हारा टाइम आता है। फिर तुम्हारा है कंट्रोल शिफ्ट डी,
उससे तुम्हारा डबल अंडरलाइन होता है। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट डी, जैसे ये है साइकोलॉजिकल स्टडी, कंट्रोल शिफ्ट डी, तो ये डबल अंडरलाइन, ठीक है, ये भी क्लियर है। कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन, और SAD सैड से क्या, टू ऐड द प्रेजेंट डेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो शिफ्ट ऑल्ट टी से तुम्हारा टाइम आ गया, शिफ्ट ऑल्ट डी से तुम्हारा डेट आ गया। कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन हो गया। कंट्रोल F10 से मिनिमाइज मैक्सिमाइज, कंट्रोल एन से, ठीक है, कंट्रोल होम भी हो गया। कंट्रोल एंटर से तुम्हारा न्यू पेज, पेज ब्रेक बेसिकली, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स मैंने देख लिए MS वर्ड के, ठीक है। फिर इसके बाद ये है सुपर स्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं A+B² तो उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट में H2SO4, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू होता है, सेटिंग फॉन्ट इफेक्ट, तो फिर और क्या है, ये बुलेट फॉर्मेट्स, ये सब नहीं आएगा, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। लोअर केस अपर केस, सेंटेंस कैपिटलाइजेस द फर्स्ट कैरेक्टर इन द सेंटेंस, चेंजिंग केस, सेंटेंस केस, फर्स्ट कैरेक्टर इन द सेंटेंस, टाइटल केस, बट इसके शॉर्टकट्स नहीं दिया है ना। अब ये एग्जाम फैक्ट तो मिनिमम साइज ऑफ कैरेक्टर इन वर्ड फाइल ये 1 होता है, मैक्सिमम साइज ऑफ कैरेक्टर इन वर्ड फाइल ये 16 से 38 होता है, मैक्सिमम साइज ऑफ कैरेक्टर, और मिनिमम तो 1 होता है। मिनिमम फॉन्ट साइज इन द लिस्ट बॉक्स ऑफ वर्ड फाइल इज़ 8, ये फॉन्ट साइज है भैया, और मैक्सिमम मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिस्ट बॉक्स अ वर्ड फाइल इज़ 72, ये क्या है यार। मिनिमम जूम 10%, मैक्सिमम जूम 500%। ये देखो इसमें क्या है कि ये जो फॉन्ट साइज़ है इसमें मैक्सिमम 72 है ना, लेकिन अगर तुम इसको और नीचे कर सकते हो, बट फिर भी तुम्हें 72 दिखेगा और ये 8 दिखेगा, 8। तो लेकिन यहाँ से भी मेरे ख्याल से कर सकते हैं राइट क्लिक करके, और यहाँ पे कितना दिख रहा है, यहाँ भी 72 ही दिख रहा है, ठीक है। तो मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है, और ये तुम्हारा मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है, मेरे ख्याल से 500 तक होगा, हाँ 500 है, ठीक है, तो 500 तक हो सकता है। तो ये हो गया, और मिनिमम 10%, चलो मान लिया। और ये कैरेक्टर का साइज़ तो छोड़ो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये MS वर्ड हो गया। उसी तरह से ये क्या है, पावर पॉइंट, बट पावर पॉइंट आई डोंट थिंक इतना इम्पोर्टेंट होगा, फिर भी कुछ देख लेंगे हम लोग, बट अगले लेक्चर में।